हाँ, देखिए, इससे पहले हमने आपको प्रोनाउन की 2 क्लासें पढ़ाई थी। अब प्रोनाउन का तीसरा पार्ट प्रारंभ होता है। प्रोनाउन के तीसरे पार्ट में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन सुनेंगे कि इसको कहते हैं किसको है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि वे प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक, कितने? कि वे प्रोनाउन जो 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग सूचित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर तीनों को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, और नाइदर का मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं। तो इन चीजों को आप लोग समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, और नाइदर का मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं। अब इसके विषय में कुछ हम फैक्ट हमें याद रखने हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं वो समझेंगे आप लोग। जो फैक्ट क्या है कि ईच, आइदर, नाइदर को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर का मतलब होता है इनको एक वचन माना जाता है, तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। किसका होता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा फैक्ट कहता है कि ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले अगर हो जाए, कहा? तुरंत नाउन से अगर पहले हो जाता है, उस समय ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना कहला करके क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर किसी नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, और नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये वर्ड, जैसे अगर मान लो इसको समझने के लिए अगर मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो ईच बॉय, क्या वर्ड लिखा मैंने? ईच बॉय। तो इस सेंटेंस में ईच बॉय जो है, ईच बॉय में ईच जो है इसका प्रयोग कहां पर हुआ है? बॉय से पहले। और बॉय क्या है आपका? एक नाउन है, और नाउन भी कैसा है? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन से जो पहले प्रयोग हुआ है इसका, ये क्या कहलाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। फैक्ट 2 इज क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट 3 की बात करते हैं हम कि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल आएगा। लेकिन प्लूरल नाउन जो भी आएगा उससे पहले क्या आएगा? द का प्रयोग जरूर होगा। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और उससे पहले द का प्रयोग होगा। चौथा फैक्ट कहता है कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि आइदर एवं नाइदर का प्रयोग, जबकि आइदर एवं नाइदर का प्रयोग केवल 2 के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, देखिए समझना। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, जैसे ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ऑन बुक। तो देखिए जो फैक्ट कहा है मैंने कि ईच ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। और नाउन जो प्लूरल होगा वो किसके साथ आएगा? द के साथ आएगा। और ऐसा जो भी सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इसलिए ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ऑन बुक। लड़कों में से प्रत्येक के पास अपनी स्वयं की क्या है? पुस्तक है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को
हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कम। either of the two girls has come। देखना यहां पर आइदर का जो प्रयोग हुआ है, इस आइदर का प्रयोग किसके लिए हुआ कि जहां पर केवल क्या हो, दो हो। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कम, यानी कि आइदर, ईच या नाइदर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, और इनके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नाइदर ऑफ द मिनिस्टर्स, नाइदर ऑफ द मिनिस्टर्स हैज कम। नाइदर ऑफ द मिनिस्टर्स, नाइदर ऑफ द मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स का मतलब कितने मिनिस्टर्स, केवल दो। तो नाइदर ऑफ द मिनिस्टर्स हैज कम, मंत्रियों में से दो, कितने में से, दो मंत्रियों में से कोई भी नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ईच और आइदर और नाइदर का प्रयोग हम इस कंडीशन में करते हैं। लेकिन मैंने यहां पर एक चीज लिखी है, वो क्या लिखा है कि अगर इनसे पहले अगर मैंने कहा है कि इन शब्दों से पहले अगर तुरंत आने वाला जो वर्ण है, जैसे मैं यहां पर लिखूं कि ईच बॉय हैज a pen, each boy has a pen, प्रत्येक लड़के के पास क्या है, एक पेन है। तो इस कंडीशन में जो ईच होगा यह क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो और बात अगर हम करते हैं, neither man has come, neither man has come, तो यहां पर ये मैन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और इससे पहले जो प्रयोग हुआ है क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। either girl is coming to school, either girl is coming to school, तो यहां पर गर्ल सिंगुलर नाउन है, इससे पहले आइदर का प्रयोग हुआ है। तो सेंटेंस 1, 2 और 3, सेंटेंस 1, 2, 3 में ईच, आइदर और नाइदर तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जबकि सेंटेंस नंबर 4, 5, 6 तीनों में ईच, नाइदर और आइदर ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनसे तुरंत बाद जो वर्ड आए हैं वो क्या है, वो एकदम क्या है, सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पर लिखा है मैंने कि अगर मान लो सिंगुलर नाउन से पहले इनका प्रयोग होता है तो उस समय इनको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए आगे, यहां से आगे और पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ईच अदर और वन अनदर। देखो ईच अदर, वन अनदर यानी कि एक दूसरे पर, जो ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो कितने के लिए होता है, केवल दो के लिए, केवल दो के लिए होता है, जबकि
वन एनोदर का प्रयोग की अगर हम बात करें तो इस वन एनोदर का प्रयोग दो से अधिक, कितने, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम हेल्प ईच अदर या वन एनोदर, दोनों ऑप्शन अगर लिख दिए हैं मैंने तो आप देखेंगे कि राम और श्याम कितने हुए, एक हुआ राम और एक हुआ श्याम, एक और एक कितने हो गए, टोटल दो। तो जहां पर केवल दो हो वहां पर प्रयोग किसका हुआ, ईच अदर का, इसीलिए वन अनदर क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर दूसरा मैं वाक्य लिखूं, बी शुड हेल्प वन एनोदर या फिर ईच अदर, वी का मतलब है यहां पर मोर देन टू, तो मोर देन टू क्या कहेंगे बोलो, बी में मोर देन टू है, इसलिए क्या होगा प्रयोग, वन एनोदर। तो यहां पर ईच अदर और वन एनोदर ये क्या है, आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद में और हम जो चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चर्चा करते हैं आपके, देखिए हाँ तो देखो नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों को हम कंपैरिजन रूप में पढ़ेंगे। आगे मैंने जो भी लिखे हैं, एक तो वर्ड है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, योर सेल्फ और माई सेल्फ, ये जितने भी मैंने लिखे हैं सभी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है। उस चीज को आप लोग समझेंगे कि कब तो ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं और किस समय ये वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य करते हैं। तो देखिए अगर इन वर्डों के द्वारा ये वर्ड, पहली बात है समझेंगे, इन शब्दों का अगर इफेक्ट हो, इन शब्दों का इफेक्ट यदि मान लो सीधा किस पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उस समय ये क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर इन वर्डों का प्रयोग, इन वर्डों के प्रयोग से अगर इफेक्ट किस पर पड़े, डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे, अन्यथा ये सभी वर्ड क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, देखिए आई हेल्प्ड, दो एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना दोनों को, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर, आई हेल्प्ड माई सेल्फ। दो एग्जांपल लिखे हैं मैंने। दो आई इस सेंटेंस से क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प में एक्शन है, एक्शन क्या कहते हैं, वर्ब है, और माई फ्रेंड, देखो हेल्प किसकी की, आपको पता होगा कि जब प्रश्न हम हुम से करते हैं ना, तो हुम से प्रश्न करने पर सेंटेंस में पता लगता है किसका, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट भी कौन होगा, वो कोई ना कोई पर्सन होगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आई हेल्प्ड होम, मेरी सहायता किसकी की, मेरे मित्र की। तो मेरा मित्र जो हुआ यहां पर वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ, और रिसीवर जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, आई मैंने हेल्प एक्शन किया, एक्शन का मतलब वर्ब, मैंने सहायता की किसकी, किसकी सहायता की थी, माई सेल्फ, और यहां पर ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अब बताइए इस माई सेल्फ का इफेक्ट कौन है, इससे प्रभावित कौन हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है कौन, सब्जेक्ट। इसलिए ये जो सेंटेंस में कार्य करेगा वो क्या है आपका, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। तो ये क्या है, सेंटेंस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका ये होता है।
नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो देखना, शी शॉ herself, she saw herself in the mirror, उसने अपने आप को दर्पण में देखा। सी क्या हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। सा क्या है, इसका एक्शन है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। हरसेल्फ क्या है, सेंटेंस में इसका एक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का है, लेकिन ये सेंटेंस में क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि इस हरसेल्फ का जो इफेक्ट है वो किस पर है, सी पर। सी सॉ हरसेल्फ, उसने स्वयं को देखा। तो प्रभावित किसने किया, सिर्फ स्वयं को किया, और इन द मिरर यानी कि दर्पण में उसने अपने आप को दर्पण में देखा। इसलिए ये जो जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिखे, माई सेल्फ लिखा है, यहाँ पर माई सेल्फ लिखा है, हर सेल्फ लिखा है, और इनके द्वारा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में हम बात करें कि अगर इनका प्रयोग सेंटेंस में इस प्रकार से हो जिनसे वो उनका जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर ना पड़े, किस पर ना पड़े, सब्जेक्ट पर यदि उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम इनको क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इनको क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, अगर मैं यहां पर बात करूं, आई शॉ द मिनिस्टर, I saw the minister myself. I saw the minister myself. मैंने स्वयं ने मिनिस्टर को देखा है। I saw, I क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका प्रोनाउन है। सा क्या है, एक्शन है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। मिनिस्टर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, इसका नाउन है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ये सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि उसने मंत्री को देखा और मंत्री को देखने से वो प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने मंत्री को स्वयं ने देखा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसके बाद और भी अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे शी रोट a letter, she wrote a letter to herself. She wrote a letter to herself. She क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन है। wrote क्या है, एक्शन है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, नाउन है। और यहाँ पर herself टू whom, किसके लिए, ये क्या है, इसका ये सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, इसको कहेंगे हम क्या, टू क्या है सेंटेंस में, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में बात करेंगे हम, तो क्या है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, प्रोनाउन का जो टॉपिक है, आज समाप्त होता है, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।